प्यारा 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 एक पैगाम है संक्रांति का, प्यारा 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 एक पैगाम है संक्रांति का। तुम बढ़ो आगे बढ़ो पैगाम है संक्रांति का, तुम बढ़ो आगे बढ़ो पैगाम है संक्रांति का। सभी गुनगुनाएंगे प्यारा 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 एक पैगाम है संक्रांति का, प्यारा 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 एक पैगाम है संक्रांति। सूर्य भी आगे बढ़ा है अगली राशि में गया, सूर्य भी आगे बढ़ा है अगली राशि में गया। बढ़ सको आगे बढ़ो तुम सूर्य सबसे कह रहा, बढ़ सको आगे बढ़ो तुम सूर्य सबसे कह रहा। सत्य के पथ पर बढ़ो पैगाम है संक्रांति का, सत्य के पथ पर बढ़ो पैगाम है संक्रांति। प्यारा 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 एक पैगाम है संक्रांति का, प्यारा 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 एक पैगाम है संक्रांति। जिसका कोई ना रहा हो दो सहारा प्यार से, जब मिलो मुल ज्ञान जिससे तुम मिलो सत्कार से। सोचो सोचो सोच लो पैगाम है संक्रांति का, सोचो सोचो सोच लो पैगाम है संक्रांति का। तुम बढ़ो आगे बढ़ो पैगाम है संक्रांति का, तुम बढ़ो आगे बढ़ो पैगाम है संक्रांति। प्यारा 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 एक पैगाम है संक्रांति का, प्यारा 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 एक पैगाम है संक्रांति का। परम परमात्मा अरिहंत प्रभु को शत शरण नमन वंदन। श्रवण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शत शरण नमन वंदन। सहयोगी मुनिवृंद भाग्यशालियों, गुरु कृपा से आज संक्रांति का पावन पर्व है। संक्रांति का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसे कहते हैं संक्रांति। एक शब्द है संक्रमण। संक्रमण का यही अर्थ होता है कि एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाना, एक से दूसरी जगह चले जाना। संक्रांति शब्द इसी अर्थ का द्योतक है कि पहले से अगले स्थान में जाना, उसे कहते हैं संक्रांति। संक्रांति संक्रांति शब्द सम्यक क्रांति का परिचायक है कि सम्यक क्रांति, सही क्रांति, सही परिभ्रमण, सही गमन। जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से लगातार क्रमबद्ध, उसे कहते हैं संक्रांति। एक होता है संक्रमण, दूसरा होता है संक्रमण, यानी विपरीत, उलट पुलट जहां गमन हो।
1 से 4, 4 से 2, 2 से 7, 7 से 3, ऐसे आगे पीछे उल्टे क्रम में जो चले उसे कहते हैं संक्रमण। और संक्रमण उसे कहते हैं संक्रमण। और संक्रमण यानी जो सही तरीके से चले उसी से बना है संक्रांति शब्द। कौन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है? सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रांति कहलाता है। जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करता है उस दिन को ज्योतिष में संक्रांति कहा गया है, संक्रांति के नाम से जाना गया है। यूं तो हर ग्रह की संक्रांति होती है, हर ग्रह राशि परिवर्तन करता है, हर ग्रह राशि को बदलता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आगे से आगे गमन करता है, लेकिन केवल और केवल सूर्य के संक्रमण को ही, सूर्य की संक्रांति को ही सुना जाता है, सुनाया जाता है। सूर्य को ही, सूर्य की संक्रांति को ही क्यों इतना महत्व दिया गया? क्योंकि सूर्य सबसे प्रभावी है। सूर्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सूर्य का प्रकाश है तो जन चेतना है, जन जीवन है, सब कुछ है। जरा कल्पना करिए कि यदि कभी सूर्य का प्रकाश ही ना हो, अंधकार ही अंधकार रहे, तो जीवन की क्या दशा हो जाएगी, क्या दिशा हो बन जाएगी। इसीलिए सूर्य की महत्ता सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। इसीलिए सूर्य के ही राशि परिवर्तन को जाना जाता है। और सूर्य का यह राशि परिवर्तन न केवल खगोलीय घटना है, न केवल यह आकाशीय घटना है, न केवल एक ज्योतिषीय घटना है, बल्कि वह घटना कई सारे घटनाओं को हमें समझा जाती है, इशारा दे जाती है, संकेत दे जाती है कि क्या कुछ हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक साइंस है। वहां पर आकाश में होने वाले परिवर्तन हमें यहाँ पर प्रभावित करते हैं। वहां की तरंगें, वहां की किरणें यहाँ हमें प्रभावित करती हैं। सारा संसार ही किरणों का खेल है। और वर्तमान में तो किरणों का अपना ही बड़ा वजूद है, बड़ा प्रभाव है। आपके पास जो आपका मोबाइल फोन चल रहा है, किसके बलबूते चल रहा है? तरंग, वेव्स, किरणें, उपग्रहों से, सैटेलाइट से, टावर से वो आपके साथ कनेक्ट है। वो आप देख नहीं रहे हैं, वो दिख नहीं सकती वो वेव्स, वो किरणें, लेकिन आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, आप मोबाइल पर दृश्य देख रहे हैं, आप अपने घर पर अमेरिका का सारा हाल बैठे बैठे जान रहे हैं, देख रहे हैं। ये सारा खेल किरणों का है, ये सारा खेल तरंगों का है। और वैसे ही ज्योतिष में भी ये सारे ग्रह अलग अलग किरणों का विकिरण करते हैं, अलग अलग तरंगों को अपने से प्रवाहित करते हैं। अलग अलग तरंगे हर ग्रह से निकलती हैं, हर ग्रह से, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो गुरु हो, हर ग्रह अपनी अपनी किरणों को प्रसारित करता है, तरंगे छोड़ता है। और वे ही तरंगे हमें प्रभावित करती हैं। वे ही तरंगे हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित कर जाती है। वे ही तरंगे भूगोल में, प्रकृति में हलचल मचा जाती है, हलचल मचा जाती है। तो मेरे भाई, ज्योतिष का ये महत्व है। और ज्योतिष तो बड़ा एक गहरा साइंस है, बड़ा साइंटिफिक है, विज्ञान है। तो मैं बता रहा था, ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंस है। कुछ लोगों ने इसे समझा नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं, तो इसे अंधविश्वास का नाम दे दिया कि ये अंधविश्वास है, ऐसे है, वैसे। पढ़ता है, जो इसकी गहराई में जाता है, तब वो जान पाता है कि ज्योतिष अंधविश्वास का नाम नहीं, ज्योतिष भ्रांतियों का नाम नहीं, ज्योतिष किसी भ्रम का नाम नहीं, बल्कि ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है। ऐसा विज्ञान है जो हमें कई सारी बातों को समझा जाता है,
कई सारे इशारे हमें दिए जाता है, चाहे वो हमारे अपने शरीर के बारे में हो। ज्योतिष हमें ये बता देता है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है। ज्योतिष हमें ये बता देता है कि किस समय हमें लिवर में दिक्कत आ सकती है, किस समय हमें हार्ट की समस्या आ सकती है, किस समय हमारे शरीर में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। ज्योतिष हमें अपनी कमजोरियों को बताता है कि तुम में क्या कमजोरी है, तुम में क्या दुर्बलता है, तुम में क्या कमी है। उस कमजोरी को जानकर समझकर उस कमजोरी को भी हम दूर कर सकते हैं। तो ज्योतिष एक बड़ा साइंस है, विज्ञान है, जो हमें कई सारे संदर्भों में बहुत कुछ समझा जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। आज का जो संक्रांति का प्रसंग है, संक्रांति के इस प्रसंग पर आज जो मैं बात करूंगा संक्रांति के बारे में, जिस राशि पर सूर्य आया है, आने वाला है आज शाम को 5:33 पर, शाम को 5:33 पर सूर्य मीन राशि में आएगा। कुछ बातें मीन राशि के बारे में, कुछ बातें मीन राशि के स्वामी के बारे में। मीन राशि में सूर्य संक्रमण होगा और मीन राशि जो है उसका मालिक है बृहस्पति गुरु। जितने ग्रह हैं वे अलग अलग राशियों के मालिक हैं, अधिपति हैं, स्वामी हैं। गुरु का अपना ही एक स्थान है, अपना ही महत्व है, अपनी ही एक गरिमा है, अपनी ही एक विशेषता है। यूं भी हम 7 वारों में देख सकते हैं कि 7 वारों में श्रवण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक नरकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज। हाँ जी, तो मैं बता रहा था ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंस है। कुछ लोगों ने इसे समझा नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं, तो इसे अंधविश्वास का नाम दे दिया कि ये अंधविश्वास है, ऐसे है वैसे। अपनी ही एक गरिमा है, अपनी ही एक विशेषता है। ऋषि मुनियों ने हमें दिया है 7 वारों के माध्यम से ये ज्ञान, और हमें इंगित किया है, इशारा दिया है कि कैसे 3 वारों का, किस वार का कैसे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। वो एक अलग चर्चा है, अलग विषय है। मैं आ रहा हूं गुरु पर। गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरु ही हमें सही राह पर चलाते हैं। इस दृष्टि से गुरु का एक विशेष स्थान है, विशेष गौरव है। गुरु ग्रह के संबंध में आप जानेंगे तो समझ पाएंगे कि हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हमें गिरती है, कहीं न कहीं उनका ग्रहों के साथ कैसे संबंध होता है। विज्ञान के आधार पर, साइंस के आधार पर स्थान, जहां पर चोटी होती है पीछे का स्थान, ये है मस्तिष्क का वो हिस्सा जो गुरु ग्रह की तरंगों से प्रभावित होता है। गुरु ग्रह की तरंगों से वो प्रभावित होता है, आकर्षित होता है। और साइंस की दृष्टि से ये वो स्थान है जिसे ग्लोबल प्रेडिक्स कहा जाता है साइंस में। और यह साइंस ये कहता है कि इस स्थान से हमारे शरीर के कई सारे अवयव प्रभावित होते हैं। अगर ये स्थान कमजोर है, ये स्थान दुर्बल है, तो हमारे लीवर में समस्या हो सकती है। अगर ये स्थान कमजोर है तो हमारे मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। अगर ये स्थान कमजोर है तो हमें कभी अधर्म की, लकवे की शिकायत हो सकती है। ये स्थान यदि कमजोर है तो किडनी में समस्या हो सकती है। अगर ये स्थान कमजोर है तो हमें स्टोन हो सकता है, पथरी हो सकती है। ये ज्योतिष नहीं बल्कि साइंस कहता है। कभी पढ़ना आप साइंस में, वहां पर ये सारा, जहां शरीर विज्ञान की चर्चा आएगी, वहां पर इस हिस्से से क्या क्या शरीर का कंट्रोल होता है। ये तो सभी तथ्य जानते ही हैं कि हमारा मस्तिष्क ही पूरे बॉडी का कंट्रोल करता है।
इस तथ्य को सब भली भांति जानते हैं, भली भांति मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क पूरे बॉडी का कंट्रोल करता है, पूरे शरीर का कंट्रोल करता है। तो उसी के अंतर्गत शरीर का ये हिस्सा इन अंगों को, इन अवयवों को प्रभावित कर जाता है, प्रभावित करता है। और जिसका गुरु खराब होता है उसके इस हिस्से में समस्या उत्पन्न होती है और उससे रिलेटेड फिर कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई समस्या जीवन में प्रकट होती है, जीवन में आती है। उस संबंधी उसके द्वारा ये बीमारियां, ये तकलीफें हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है, प्रकट होती है। और इसी के साथ और भी कई सारी चीजों को खराब गुरु प्रभावित कर जाता है। यदि किसी को ज्ञान नहीं मिल रहा है तो उसके गुरु में कोई कमजोरी है, उसकी दुर्बलता है, गुरु ग्रह कमजोर है। यदि किसी को अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा, जैसे महाराज जी दोस्त की बात कही थी, अच्छा दोस्त भी गुरु की कृपा से मिलता है। यदि विवाह संबंध में मधुरता नहीं है तो कहीं ना कहीं गुरु की खराबी है। यदि विवाह में देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं गुरु में खराबी है, तभी उसमें देरी हो रही है, या संबंधों में मिठास नहीं है, मधुरता नहीं है। गुरु के आधार पर आप किसी पर ये सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति पर भरोसा करें या ना करें। ये व्यक्ति कहीं मुझे धोखा तो नहीं देगा, ये व्यक्ति कहीं मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करेगा, ये व्यक्ति मेरे साथ कहीं छल तो नहीं करेगा। इन सारी बातों का निर्णय गुरु के द्वारा किया जाता है। गुरु के द्वारा जो व्यक्ति कभी कुछ ऐसा उसने कोई पाप किया नहीं, ऐसी कोई उसने प्रवृत्ति करी नहीं, तब भी उसके ऊपर उसके बारे में अफवाहें फैल जाती हैं, उसके बारे में गलत धारणाएं बन जाती है कि व्यक्ति ऐसा है वैसा है, गलत अफवाहें फैल जाना, यह हमारे द्वारा गलत डिसीजन हो जाना, गलत फैसला हो जाना, वो भी गुरु ग्रह की कमजोरी से होता है। कई सारी बातों को गुरु ग्रह प्रभावित करता है, कई सारी बातों को, जीवन की लगभग कई सारी प्रॉब्लम्स गुरु के कमजोर होने से आती है, गुरु के कमजोर होने से। जो मैंने अभी बातें बताई, हमारी सोच प्रभावित होती है कि हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच सही है खराब है, ये सारा गुरु ग्रह तय करता है कि हमारी सोच कैसी होगी, हमारा दृष्टिकोण कैसा होगा, हमारी विचारधारा कैसी होगी। और यदि किसी ने देखना हो, जांचना हो कि मेरा गुरु ग्रह खराब है सही है, तो उसके लिए एक नुस्खा हमारे ग्रंथों में आता है, विद्वानों ने बताया है कि जो चोटी का हिस्सा है, इस स्थान के बाल सबसे पहले कम होने शुरू हो जाएंगे, उड़ने शुरू हो जाएंगे। जिसके इस स्थान के बाल कम होने लगे, उड़ने लग जाए, चोटी के आसपास के सारे इर्द गिर्द का स्थान, तो आप समझ लीजिएगा कि उसके गुरु ग्रह में कमजोरी है, उसका गुरु ग्रह दुर्बल है, ऐसा ये संकेत आता है। वैसे कई सारे कुंडली के माध्यम से, कई सारे रूपों के माध्यम से जाना जाता है, लेकिन एक बड़ा सीधा साधा हिसाब, सीधा साधा गणित। मैं देख रहा तो ये अपने सामने वाले के बेटी खोपड़ी देख रहे हैं, कई लोग देखकर शुरू हो गए कि सामने देखते से इसका गुरु कैसा है ना। लेकिन ये प्रयोग मैंने आपके लिए बताया, अपने लिए बताया कि आप अपना चेक करिए, अपने आप को देखिए कि आपका गुरु कैसा है, कमजोर है कैसा है ना। ये आप प्रयोग अपने लिए है। और यदि आपने गुरु को अच्छा बनाना है तो किसी रतन नग की अपेक्षा यदि गुरु को मजबूत करना हो, सुदृढ़ बनाना हो, तो एक आप उपाय अपनाइए कि अपने गुरुओं का सम्मान करिए, अपने बुजुर्गों के चरणों में दंडवत हो जाइए। बुजुर्गों के चरणों में दंडवत होने का तात्पर्य है दिल से सम्मान करना, दिल से आदर करना, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का दिल से सम्मान करना, दिल से आदर करना। तो आपका गुरु ग्रह यदि कमजोर भी होगा तो वो मजबूत होगा, वो सही हो जाएगा, वो दृढ़ हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपने खिलाकर खाना है, खुद
खाने से पहले औरों को खिलाना है तो आपका गुरु ग्रह ठीक होगा, गुरु की कमजोरी दूर होगी। तीसरी बात, यदि आप चांदी के गिलास में पानी पीते हैं तब भी गुरु की कमजोरी दूर होती है। और भी कई सारे उपाय, लेकिन केवल 2-3 बातें मैंने आपके सामने गुरु के बारे में कही है, गुरु के बारे में बताई है। तो आइए इस पर चिंतन करिए, विचार करिए और अपने जीवन में चेक करिए कि कैसे आप अपने गुरु को सही कर सकते हैं। आज सूर्य मीन राशि में आ रहा है। मीन राशि वाले होते कैसे हैं? मीन राशि वालों का एक सबसे बड़ा स्वभाव होता है कि वो कभी अकेले नहीं रह सकते। जैसे कि मछली, मीन कहते हैं मछली को, मछली के लिए पानी जरूरी होता है, बिना पानी के मछली रह नहीं सकती। वैसे ही मीन राशि वालों की आदत होती है कि उन्हें किसी न किसी का साथ जरूर चाहिए, उन्हें सहयोगी जरूर चाहिए, मित्र जरूर चाहिए, साथी वो जरूर रखते हैं। वो अकेले कभी रह नहीं सकते, अकेले कभी बड़े भावुक होते हैं, पता नहीं कब बह जाए, पता नहीं कब उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े, पता नहीं कब वो किस बात से दिल को लगा ले और उससे भावुकता में बह जाए। वो बड़े सहानुभूतिशील होते हैं, बड़े सहानुभूति। यदि वो किसी को देने पर आ जाए, सहानुभूति के भीतर जब वो चले जाते हैं, सहानुभूति के प्रवाह में जब बह लेते हैं तो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। ये उनकी एक विशेषता होती है मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों का जीवन बड़ा अनियमित होता है। कभी तो वो नदी को पार कर जाते हैं, कभी किनारे पर खड़े रह जाते हैं, कभी किनारे पर खड़े रह जाएंगे, अनियमित होता है। मीन राशि वालों को पुरानी परंपराओं में बड़ा विश्वास होता है, पुरानी परंपराओं को बड़ा वो मानते हैं। मीन राशि वालों का स्वामी, जैसे मैंने भी कहा, गुरु है। तो मीन राशि वालों की में 2-3 विशेषताएं होती है। वो सज्जन होते हैं, विवेकशील होते हैं और विरक्ति भाव रखते हैं, उनमें वैराग्य होता है। संसारिक आकांक्षाएं उनमें कम होती है, भौतिकता का आकर्षण उन्हें लुभा नहीं पाता है, वो संसार की चमक दमक से दूर रहते हैं। मीन राशि वाले झगड़ना भी पसंद नहीं करते, वो झगड़ा, बहस करना, उलझना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो सोचते कि जितना बातचीत से मसला हल हो जाए उतना अच्छा है, वो झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। मीन राशि वालों को जल से बड़ा प्यार होता है, पानी से बड़ा प्यार होता है। जहां पानी उन्हें मिल जाए तो बस वो पानी में डुबके ही लगाते रहते हैं, पानी का बड़ा प्रयोग करते हैं, बड़ा इस्तेमाल करते हैं। पत्नी कहती रहती है भाई बाथरूम से आ जाओ, बाहर निकलो 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 निकलो, महाशय बाथरूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते, वो पानी बड़ा मस्त आनंद लेते हैं। मीन राशि वालों में एक और आदत होती है खुला खर्च करने की। उनके हाथ में पैसे आए क्या, बस उन्होंने खर्च करना है। वो खर्च करने के बड़े आदी होते हैं, खुला खर्च करना उनके स्वभाव में होता है। मीन राशि वाले शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं, उनमें ये बड़ी विशेषता होती है। और मीन राशि वालों को अक्सर संतान की ओर से कुछ न कुछ उलझन बनी रहती है, समस्या बनी रहती है, ये मीन राशि वालों के स्वभाव में होता है। एक और बात, कुछ बुराइयां, कुछ कमजोरियां, दुर्बलताएं मीन राशि वालों की हैं, उन्हें मैं बता रहा हूं। जिनकी मीन राशि हो वो ध्यान रखिए, अपनी उस दुर्बलता को दूर करने का प्रयास करें। पहली दुर्बलता है कि वो मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। यदि काम नहीं बना है तो उदास हो जाते हैं। नहीं, मायूस नहीं होना, याद रखिए, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला करता। अतिवादी होते हैं, वो बहुत ज्यादा अति कर जाते हैं, बहुत ज्यादा अति। हमेशा अति बुरी होती है, नुकसानदायक होती है, अति से बचें। तीसरी बात, वो पराश्रित होते हैं, पराये भरोसे, पराश्रित जीवन जीते। यदि उन्होंने पानी भी पीना हो तो खुद उठ के नहीं पिएंगे, आवाज लगाएंगे आसपास वाले को कि एक गिलास पानी पिलाना, एक गिलास पानी देना, है ना। वो पराश्रित जीवन ज्यादा जीता है, वो श्रम पर कम जीते हैं, पराश्रित जीवन ज्यादा होता है। मैं चाहूंगा कि पराधीन सपने हो सुख नाही, तुलसी कहते हैं कि पराधीनता में कभी सुख नहीं होता, पराश्रितता में कभी सुख नहीं होता। एक होते हैं वो रूढ़िवादी, जो उन्होंने विचार बना लिया है, जो उन्होंने बात अपने मन में बिठा ली है, उस पर डटे रहेंगे, बने रहेंगे। वो नई बात को ग्रहण नहीं कर पाते, नई बात को समझने का प्रयास नहीं करते। मैं चाहूंगा कि वो अपनी इस रूढ़िवादिता से भी मुक्त बने, नई बात को एक्सेप्ट करे, नई बात को स्वीकार करे, अपने आग्रह पर ही बने ना रहे।
निराग्रही बने, आग्रहकारी परिग्रह ना करें। और एक और कमजोरी होती है मीन राशि वालों में, और वो होती है उनमें आलस्य बहुत होता है, बड़े आलसी होते हैं, है ना। वो बिस्तर से उठने में लेट कर देंगे, हर काम में लेट ही लेट, विलंब ही विलंब, दीर्घ सूत्री जिसे कहते हैं, बहुत आलसी टाइप उनका जीवन होता है। तो मैं चाहूंगा कि वो आलस्य से भी बचे मीन राशि वाले। वो अपने जीवन में संकल्प करे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो इस सूत्र को अपना। मीन राशि वालों में अनियमितता होती है, वो हर काम को रूटीन में थोड़े दिन तक कर पाते, बाद में उनका काम वो छूट जाता है। थोड़े दिन तक तो कर लेते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, छूट जाता है। नहीं, अपने काम को निरंतरता बनाए दे, निरंतरता बनाए रखे अपने काम में। निरुत्साही, उनमें उत्साह नहीं होता, बहुत जल्दी उनका उत्साह ठंडा हो जाए, जोश ठंडा हो जाता है। नहीं, अपने उत्साह को बना के रखे, अपने जोश को बनाए रखे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। नहीं, जिंदा दिली रखिए, उत्साह रखिए। और अंतिम कमजोरी होती है उनमें बहानेबाजी, बड़े बहाने मारते हैं, है ना, बड़े बहानेबाजी। एक बच्चा स्कूल में लेट पहुंचा, मास्टर ने पूछा लेट क्यों आया? उसने कहा मास्टर जी बस यूं ही लेट हो गया। मास्टर ने कहा तुमने होमवर्क किया? उसने कहा मास्टर जी होमवर्क मैंने होमवर्क किया था। अच्छा, दिखा कॉपी? ये लो सर जी कॉपी देती। अरे इसमें तो होमवर्क है नहीं, कहाँ किया तूने, कहाँ लिखा, क्या किया? उसने कहा सर जी ऐसे मैंने होमवर्क किया था, आपने मुझे कहा था चूहा बना के लाना है, मैं चूहा बनाना, गाय बनाना, बिल्ली बनाना, ये सब बनाने के लिए आपने कहा था। सर जी मैंने सबसे पहले चूहा बनाया, जैसे चूहा बनाया उसके बाद जैसी बिल्ली बनाई, बिल्ली को देखती चूहा भाग गया। मास्टर ने कहा बिल्ली कहाँ गई? उसने कहा सर जी फिर कुत्ता बनाया तो बिल्ली भाग गई। सर ने कहा कुत्ता कहाँ गया? उसने कहा सर जी गाय बनाई, गाय के सिंग देखी, कुत्ता भाग गया। सर ने कहा अरे भाई अब गाय तो होनी चाहिए, गाय भी नहीं है। उसने कहा सर जी रास्ते में घास थी, गाय घास चलने चली गई। बहानेबाजी है ना, कुछ बहाना मारना। तो बहानेबाज होते हैं मीन राशि वाले। जो ज्यादा बहाने मारता है समझ लीजिएगा उसकी मीन राशि है। तो ये मीन राशि वाले, एक और मीन राशि वालों को मैं इशारा देना चाहूंगा कि वो नदी, समुद्र, तालाब के आसपास जाते हुए सावधानी बरते, उसके आसपास रहते हुए सावधानी बरते। जब भी वो नदी, समुद्र या तालाब के किनारे जाए तो सावधानी से रहे, सावधानी बरते, होशियारी बरते। उनकी असावधानी बड़ा नुकसान दे सकती है, उनको इस बात का जरूर ध्यान रखिए मीन राशि वाले, मीन राशि। आइए अब बात करता हूं संक्रांति की। आज की जो संक्रांति है द्वितीया तिथि को लगी है, मंगलवार है, हस्त नक्षत्र। जब भी संक्रांति कृष्ण पक्ष की आती है तो सात्विक लोगों के लिए थोड़ी कष्टप्रद होती है, सात्विक लोगों के लिए थोड़ा मुश्किलात का समय होता है। द्वितीया तिथि मध्यम फल कारक है। मंगलवारी संक्रांति, मंगलवार को क्रूर वार माना गया है ज्योतिष में, जो रोगों की वृद्धि और विग्रह की स्थिति बनाती है। नक्षत्रों के अनुसार यह संक्रांति है वायुमंडल की। अनावृष्टि और वायु आंधी का जोर चलाती है, बढ़ाती है। महोदरी नामक यह संक्रांति है जो भय करती है, तेजी पैदा करती है। दक्षिण में मुंह है, इस संक्रांति का मुंह है दक्षिण में। ये जा रही है पश्चिम में और देख रही है वायव्य कोण में। वायव्य कोण, पश्चिम और उत्तर का कोना, उसे कहते हैं वायव्य कोण। दक्षिण में मुंह है, पश्चिम में गमन है, वायव्य में दृष्टि है। इन तीनों दिशाओं में इसका अशुभ प्रभाव है, दक्षिण में, पश्चिम में और वायव्य कोण में। इनके विपरीत दिशाओं में अच्छा प्रभाव है। इसने हाथी की सवारी करी है जो युद्धादि की और राजनेताओं में खींचातानी की प्रतीक है। लाल रंग के कपड़े पहने हैं, लाल रंग के कपड़े। तो छोटे बालकों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, सावधानी बरते। छोटे बालकों के स्वास्थ्य के प्रति माताएं, अभिभावकगण ध्यान रखें। गोमेद धारण किया है, गोमेद, गोमेद रत्न को धारण करने से संक्रांति का संदेश है कि व्यापारी, रत्नों के जो व्यापारी हैं, रत्नों के जो कारोबारी है, वो सावधानी बरते।
इसने दूध सेवन किया है, भोजन में दूध का सेवन कर रही है, तो दुधारी पशुओं को कष्ट है। ये बैठी हुई संक्रांति है जो वर्षा को मध्यम करती है। 30 मुहूर्ती संक्रांति है, राजा प्रजा में सुख समान रखती है। 30 मुहूर्ती संक्रांति, संक्रांति का विशेष प्रभाव 3 से 12 अप्रैल तक दिखाई देगा। 3 से 12 अप्रैल तक। 18 मार्च को पश्चिमी बुध का उदय होगा। 3 दिन बाद शुक्र अस्त होगा। सावन अथवा चैत्र में बुधोदय भृगु अस्त, अनावृष्टि दुष्काल से सभी जन त्रस्त। विद्वान कहते हैं कि जब ऐसा योग बने कि बुध का उदय हो, शुक्र अस्त हो, तो प्रायः सभी वस्तुओं में जबरदस्ती घटा बढ़ी की संभावना हो जाती है। कभी भयंकर तेजी या कभी भयंकर मंदी का रुख बन जाता है कीमतों में, चीजों में, व्यापार में। याद रखिएगा 21 मार्च को शुक्र अस्त, 21 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच शुक्र अस्त होगा, उदय होगा। अस्त उदय सप्ताह में अगर शुक्र हो जाए, भ्रांत अशांत प्रजा रहे, दुख नितांत अधिकार। विद्वान कहते हैं कि अगर ऐसा योग बनता है तो सरकार की किसी घोषणा से व्यापारी वर्ग में परेशानी हो। सरकार की किसी घोषणा से व्यापारी वर्ग में परेशानी, जैसे कि आप सब जानते हैं 27 मार्च को मेष राशि में बुध का प्रवेश होगा, मंगल के साथ राशि योग बनेगा। 28 मार्च को नव संवत शुरू हो रहा है, नया साल, विक्रम संवत जिसे हम कहते हैं, विक्रम संवत नया साल। और जिस नए वर्ष का राजा है मंगल और मंत्री है गुरु। इसके बारे में मैंने 14 जनवरी को सारा कुछ डिटेल बता दिया था, समझा दिया था कि इस मंगल के राजा होने से, मंत्री गुरु होने से क्या प्रभाव रहेगा, पूरा साल कैसा गुजरेगा, कैसा होगा, सारा मैंने बताया था 14 जनवरी को लुधियाना में। लुधियाना से कई सारे हमारे भाई यहाँ उपस्थित हैं, और वैसे भी यूट्यूब के ऊपर भी आप सुन सकते हैं। मकर संक्रांति का प्रवचन उपलब्ध है, उसमें पूरे साल का ब्यौरा, पूरे साल की चर्चा मैंने करी है, समझाई है। की संभावना रखते हैं। किराना प्रमुख वस्तुओं में, धातुओं में तेजी कारक है। 9 अप्रैल को महावीर जयंती का पावन पर्व है। चैत्र संक्रांति एवं अमावस मंगलवारी है। गुरु शुक्र दोनों ही वक्री है। सीमांत क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर आदि इलाकों में अशांति, उपद्रव और जनजीवन त्रस्त की संभावना है। इस चैत्र के महीने में, जो आज से चैत्र का महीना शुरू हो रहा है, महीने की शुरुआत 2 तरीके से होती है, सौर मास और चंद्र मास। सौर सूर्य के हिसाब से आज महीना शुरू हो रहा है चैत्र का, और चंद्र के हिसाब से 28 तारीख को शुरू होगा चैत्र का महीना। तो सूर्य का यह महीना, चैत्र का जो महीना शुरू हो रहा है, इस महीने में 5 सोमवार है, 5 मंगलवार है। अमावस, पूनम और संक्रांति सभी खर पर योग युक्त है, मंगलवार के हैं। संवत के प्रथम मास में 5 मंगलवार और सोमवार होना संवत में मंदी तेजी का मिले जुले रूप का संकेत देती है। और ये चैत्र का महीना, इस महीने में यदि गर्मी की शुरुआत हो जाए, गर्मी पड़नी शुरू हो जाए, तो आने वाले समय में अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। यानी वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश की उम्मीद रहेगी यदि इस महीने में गर्मी शुरू हो जाए, गर्मी पड़ने लग जाए। ये एक संकेत है ज्योतिष का कि चैत्र के इस महीने में अच्छी गर्मी शुरू हो जाए, तो भाद्रवे के महीने में, सावन के महीने में अच्छी बारिश होगी, खूब बारिश होगी। जिन इलाकों में जितनी अधिक गर्मी होगी, उन इलाकों में उतनी ही ज्यादा बारिश होगी, वर्षा होगी। संक्रांति कालीन गोचर ग्रह स्थिति लगन में मौजूद सूर्य, बुध, शुक्र पर गुरु की दृष्टि देश में सुख शांति बनाएगी। देश में तरक्की के नए आयाम स्थापित होने की उम्मीद है, और राहु केतु की स्थिति से कुछ राज्यों में उपद्रव या जनधन हानि की संभावना। अलग अलग राशि वाले ध्यान रख ले किस राशि वाले के लिए ये महीना अच्छा है और किस राशि वालों के लिए इस महीने कौन सी सावधानी बरतनी है। मेष राशि वालों के लिए महीना उत्साह वर्धक है, अच्छा है। वृष राशि वालों के ध्यान रखिए,
अभिभावक गण वृष राशि वाले अपने बच्चों के प्रति सावधानी बरते, अपने बच्चों के प्रति ध्यान दें, विशेषकर छोटे बच्चों के प्रति। जो छोटे बच्चे हो उनकी सेहत के प्रति विशेष ध्यान रखिएगा। ये संक्रांति के जो संकेत होते हैं इनका बड़ा अर्थ होता है, बड़ा मर्म होता है, कहीं ना कहीं इनका बड़ा संकेत होता है। मैंने देखा है इन संकेतों को। एक बार इस संक्रांति के संदर्भ में किसी संक्रांति पर आया था कि गर्भवती स्त्रियां ध्यान रखे, सावधानी बरते। उस समय एक प्रसंग हमें सुनने को मिला था, जानने को मिला था कि एक बहन इस्त्री कर रही थी, कपड़ा प्रेस कर रही थी, और जैसे ही कपड़ा प्रेस करा उन्हें सावधानी नहीं रही, उनकी सावधानी हटी, और जैसे ही वो स्विच ऑन नहीं, वो उन्होंने प्रेस पकड़ लिया और सावधानी हटी, क्या कुछ हाथ लगा और एकदम से बिजली का करंट लगा। बिजली का जोर से करंट लगा और जैसे ही करंट लगा सारे उनका तो शरीर एकदम से स्तंभित हो गया। और थोड़ी देर बाद जब वो थोड़े हलचलन हुई तो उन्हें अपने भीतर अपने बच्चे की हलन चलन नहीं महसूस हुई, हलन चलन बंद हो गई, बच्चे का हिलना डुलना बंद हो गया। बड़े परेशान, डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली, पानी पिया, ठीक नहीं हो रहा था। 1 घंटे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बड़े परेशान से हो रहे थे। और मेरे भाई जो गुरुदेव प्रसाद देते हैं ना, टॉफी का प्रसाद, वो बड़ा चमत्कारी है, उसे टॉफी मत समझना, वो बड़ा प्रभावी है। गुरुदेव उसे अपने मंत्र शक्ति से मंत्रित करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, नवकार मंत्र की पावन ऊर्जा उसमें होती है। तो उस महाशय को याद आया गुरुदेव की टॉफी रखी हुई है, उसने वो टॉफी खोली और अपनी पत्नी के मुंह में दी। जैसी पत्नी को वो टॉफी खिलाई, टॉफी का जैसा ही थोड़ा सा रस भीतर गया और भीतर जाते ही बच्चे का हिलना डुलना शुरू हो गया। बच्चे का हिलना डुलना शुरू हो गया। ये प्रसंग सत्य बताया है, दिल्ली की घटना है। दिल्ली महेंद्र एंट्रियो में वो श्रद्धानिष्ठ परिवार रहता है, उन्होंने ये वाक्य सुनाया था, उन्होंने ये बात सुनाई थी। ये गुरुदेव जो आपके समक्ष बैठे हैं, बहुत कुछ गुरुदेव के पास है, बस लेने वाला चाहिए। यदि श्रद्धा से, भावना से और आस्था से इन गुरु के चरणों में जो आएगा उसे जरूर प्राप्त होगा, जरूर कुछ मिलेगा। यहाँ पर हमारे भाई संजय जी बैठे हैं तख्तपुरा वाले, इनके साथ तो बकाया घटा हुआ है, इनकी श्रीमती बैठी हुई है, इनका छोटा सा बड़ा बेटा बड़ा छोटा था, उस समय हाथ पांव इसके टेढ़े थे, ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था। गुरुदेव बरनाला में विराजमान थे, गुरुदेव के पास ये लेकर आए कि गुरुदेव ये बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो क्या करे। तब गुरुदेव ने फरमाया था, उस समय बरनाला में सन 2004 की बात है, उस समय 5 की बात है, गुरुदेव ने कहा कि ऐसे है भाई संजय जी, इस लड़के का जब छोटा भाई आएगा तब ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब इसका छोटा भाई आएगा ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। ना कोई कुंडली देखी, ना कोई हस्तरेखा देखी, ना कोई मस्तक रेखा देखी। ये गुरु जी का अंतर ज्ञान है, अपनी साधना का प्रभाव है, अपने साधना के बल से गुरुदेव जानते हैं, देखते हैं, समझ लेते हैं। वहां बरनाला ने ये बात कही, उसके बाद भी इनका ध्यान उस बात पर नहीं गया। फिर गुरुदेव का चौमासा यहाँ निहाल सिंह वाला में हुआ, निहाल सिंह वाला 2006 के चौमासे में फिर गुरुदेव ने उन्हें ये बात कही कि जब ये छोटा भाई आएगा इसका तभी ये ठीक होगा। और देखिए कितना कमाल है कि गुरुदेव के मुख से भाई शब्द ही निकला, भाई शब्द ही निकला। संतान तो कुछ भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुरुदेव के मुख से 2 बार यही शब्द निकला कि जब भाई आएगा तभी ये ठीक होगा। और गवाह हमारे संजय जो बच्चा भी यहाँ बैठा हुआ है कि आज वो पूरी तरह स्वस्थ है, पूरी तरह ठीक है, उसका बोलना भी चल रहा है, बैठ भी लेता है, हाथ भी सही हो गए। छोटे भाई के जन्म के 1.5 महीने बाद ही उसमें सुधार आना शुरू हो गया उस बड़े भाई में। तो ये है गुरुदेव की साधना। तो मेरे भाई ऐसे गुरुदेव का पावन आशीर्वाद आपको मिल रहा है, हमें मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। मिथुन राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। कर्क राशि वालों को प्रगति और सम्मान मिलेगा। सिंह राशि वाले घरेलू झंझट से बचे। कन्या राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। तुला राशि वालों के लिए महीना लाभकारी है। वृश्चिक राशि वाले कारोबार में सावधानी बरते। धनु राशि वाले चिंता से बचे।
मकर राशि वालों के कारोबार में तरक्की के योग हैं। कुंभ राशि वाले विवाद से बचे, झगड़े से बचे, और मीन राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। कुछ अच्छे दिन बताने जा रहा हूं। कुछ आपने शुभ काम करना हो, अच्छा काम करना हो, नया काम करना हो, खरीदारी करनी हो, तो उन दिनों में आप करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये दिनों का हिस्सा बड़ा उपयोगी है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप दिनों की गणना को ध्यान नहीं रखते हैं तो बड़ी मुश्किलात के हालात में आते हैं। कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता यदि आपने गलत समय कर्जा ले लिया। एक्सीडेंट गाड़ी का होता रहता है यदि गलत टाइम आपने गाड़ी खरीद ली। गलत टाइम आपने मकान बनाना शुरू किया तो मकान पूरा होने का नाम नहीं लेता है। इसलिए समय का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। याद रखिए, अच्छे दिन मार्च में है 18, 24 और 30। अप्रैल में है 7, 9। अमृत सिद्धि योग अब से लेकर मार्च के महीने में नहीं है, अप्रैल में है 11 अप्रैल को। इस महीने, पूरे एक महीने में केवल एक दिन है 11 अप्रैल को अमृत सिद्धि योग, जो जाप के लिए बड़ा उपयोगी होता है। अगली संक्रांति है 13 अप्रैल की। मैं बात कर रहा हूं 12 अप्रैल तक की। 12 अप्रैल तक की दवाई के लिए अच्छा योग, जिसमें आप दवाई ले तो दवाई असर करती है, वैसा योग है मार्च में 19, 30 और 31। अप्रैल में है 1, 4, 8। जिनमें आपने कोई शुभ काम नहीं करना है, अच्छा काम नहीं करना है, लोन नहीं लेना है, लोन नहीं दिलवाना है, और किसी तरह का कोई खरीदारी का काम नहीं करना है, ऐसा मार्च में 19, 20, 25, 21, 25 और 28। 19, 20, 21, 25 और 28। अप्रैल में है 1, 2, 6, 11। 1, 2, 6, 11 ज्वालामुखी योग, जो अपने आप में ज्वालामुखी कह रहा है, तो ऐसा योग है 5 अप्रैल, जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना है, कोई भी अच्छा काम नहीं करना है, और बाहर जाने से बचना है। 5 अप्रैल। तो ये संक्रांति पर कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। अब गुरुदेव अपने मुखारविंद से आपको संक्रांति का नाम सुनाएंगे, संक्रांति का जाप देंगे, जो जाप आपने पूरे महीने करना है। हर रोज उस जाप को एक माला आपने करनी है। वचनों को और गुरुदेव के मंगल पाठ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। YouTube पर तारक वर्ल्ड सर्च कीजिएगा, तारक वर्ल्ड YouTube पर जाकर सर्च कीजिएगा। गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल पाठ और प्रवचनों का लाभ ले सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब गुरुदेव श्री जी कृपा करेंगे। शुभ संक्रांति। आज सूर्य कुंभ राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। तिथि द्वितीया, चैत्र मास, वार मंगलवार, दिनांक 14 मार्च 2017। यह संक्रांति आप सबके लिए कल्याणकारी मंगलकारी हो। गुरुदेव ने 2 जाप दिए हैं। गुरुदेव 2 जाप दिए हैं। एक जाप है नवकार मंत्र का तीसरा पद। तीसरा पद है नमो आर्यनियाणम। नमो आर्यनियाणम, इस पद की माला करनी है। और दूसरा है ओम उत्सवम या ओम ऋषभ देवाय, ये भी आप कर सकते हैं। ओम श्री ऋषभ देवाय। तो 2 जाप आपने पूरे महीने करने हैं। सब ध्यान रखिए। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम 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 ताहुमंगलम केली मनतो तमोमंगलम। चत्तारि उत्तमाय अंतार उत्तमा चत्तार उत्तमा ताहुम उत्तमा केली मनतो तमोमंगलम। चत्तारि शरणं भजामि हरिवन्दे शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहो शरणं भजामि केवले भक्तं भक्तं शरणं भजामि।
पढ़ता है, जो इसकी गहराई में जाता है, तब वो जान पाता है कि ज्योतिष अंधविश्वास का नाम नहीं, ज्योतिष भ्रांतियों का नाम नहीं, ज्योतिष किसी भ्रम का नाम नहीं, बल्कि ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है। ऐसा विज्ञान है जो हमें कई सारी बातों को समझा जाता है, कई सारे इशारे हमें दिए जाता है, चाहे वो हमारे अपने शरीर के बारे में हो। ज्योतिष हमें ये बता देता है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है। ज्योतिष हमें ये बता देता है कि किस समय हमें लिवर में दिक्कत आ सकती है, किस समय हमें हार्ट की समस्या आ सकती है, किस समय हमारे शरीर में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। ज्योतिष हमें अपनी कमजोरियों को बताता है कि तुमने क्या कमजोरी है, तुमने क्या दुर्बलता है, तुमने क्या कमी है। उस कमजोरी को जानकर, समझकर उस कमजोरी को भी हम दूर कर सकते हैं। तो ज्योतिष एक बड़ा साइंस है, विज्ञान है, जो हमें कई सारे संदर्भों में बहुत कुछ समझा जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। आज का जो संक्रांति का प्रसंग है, संक्रांति के इस प्रसंग पर आज जो मैं बात करूंगा संक्रांति के बारे में, जिस राशि पर सूर्य आया है, आने वाला है आज शाम को 5:33 पर, शाम को 5:33 पर सूर्य मीन राशि में आएगा। कुछ बातें मीन राशि के बारे में, कुछ बातें मीन राशि के स्वामी के बारे में। मीन राशि में सूर्य संक्रमण होगा और मीन राशि जो है उसका मालिक है बृहस्पति गुरु। जितने ग्रह हैं वे अलग अलग राशियों के मालिक हैं, अधिपति हैं, स्वामी हैं। गुरु का अपना ही एक स्थान है, अपना ही महत्व है।